हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेट ट्यूटर और मैं लेकर के आ गया हूँ ग्लाउकोमा सीरीज के अगले टॉपिक थर्ड वीडियो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा POAG। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। लॉन्ग आता है, हर दूसरे साल इससे एक लॉन्ग आना तय है। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा, उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ग्लाउकोमा स्टार्ट किया था, हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी, क्लासिफिकेशन वीडियो देखा था और कॉन्जेनाइटल ग्लाउकोमा वीडियो देखा था। दोनों के टाइप्स देखे थे, क्लिनिकल फीचर्स देखे थे, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट देखा था। ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा शुरू करने जा रहे हैं। तो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा क्या होता है कि इट इज अ बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी। ये बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब ऐसा काइंड ऑफ डिजीज होता है जिसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, ऑफन एसिमेट्रिकल होती है, इन प्रेजेंटेशन कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फीचर्स एटलीस्ट इन वन आई। अब दोनों आइज में ऑप्टिक न्यूरोपैथी पाई जाएगी लेकिन एसिमेट्रिकल रहेगी। दोनों में जो एक्सटेंट होता है दोनों आइज में वो डिफरेंट होता है। तो बायलैटरल ऑप्टिक न्यूरोपैथी एसिमेट्रिकल होगी, बायलैटरिकल है। दोनों आइज में से कम से कम एक में ये सारे फीचर्स पाए जाने चाहिए। कौन कौन से फीचर्स हैं? तो ये फीचर्स प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा POAG के हैं, तो इनको आप अच्छे समझिएगा। सबसे पहला जो आपका इंट्राओकुलर प्रेशर है IOP वो 21 mmHg से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा ग्लाइकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, जिसको हम ऑप्टिक डिस्क कपिंग भी कहते हैं। तो दूसरा कौन सा हुआ? ग्लाइकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस देखने के लिए मिले, ऑप्टिक डिस्क कपिंग। तीसरा होता है ग्लूकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो पहला होगा IOP ग्रेटर देन 21 mmHg, दूसरा हो जाएगा ऑप्टिक ग्लाइकोमेटस ऑप्टिक डिस्क चेंजेस और तीसरा होता है ग्लाइकोमेटस विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा और चौथा होता है ओपन एंड नॉर्मल अपीयरिंग एंगल। चूंकि ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा है तो इसमें जो आपका एंगल ऑफ एंटीरियर चेंबर होगा वो ओपन होगा और नॉर्मल अपीयर होगा। लास्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ एनी सेकेंडरी कॉज ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा। क्योंकि ये प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा है इसलिए इसमें कोई भी सेकेंडरी कॉज ऑफ ओपन एंगल ग्लाउकोमा एब्सेंट होगा। ये 5 फीचर्स दोनों में से कम एक आई में प्रेजेंट होना चाहिए प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा प्रेजेंट होने के लिए। ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉनिक सिंपल ग्लाउकोमा ऑफ एडल्ट ऑनसेट। क्रॉनिक सिंपल ग्लाउकोमा ऑफ एडल्ट ऑनसेट इसको कहते हैं। इटोपैथोजेनेसिस देखेंगे। इटोपैथोजेनेसिस में हम सबसे पहले प्रीडिस्पोजिंग एंड रिस्क फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रीडिस्पोजिंग और रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला IOP मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। IOP मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाउकोमा के लिए। दूसरा फैमिली हिस्ट्री जो होती है वो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस देखने के लिए मिलेगा फैमिली हिस्ट्री में। 3 टाइप्स के जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं POAG के लिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQs में आता है। तो 3 टाइप के जीन्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे पहला ऑप्टिन्यूरिन, दूसरा मायोसाइक्लिन C और तीसरा WD रिपीट डोमेन 36। तो पहला हो गया ऑप्टिन्यूरिन, दूसरा होगा मायोसाइक्लिन C और तीसरा होगा WD रिपीट डोमेन 36। तो ये 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं POAG के डेवलपमेंट के लिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पाया जाता है फैमिली हिस्ट्री में। IOP मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। तीसरा एज जो होता है ज्यादातर एल्डर्स में देखने के लिए मिलता है। मोस्ट कॉमनली 5th से 7th डिकेड में देखने के लिए मिलेगा, एल्डर्स में देखने के लिए पाया जाएगा। रेस कैसी होगी? ब्लैक पीपल में ज्यादा होता है व्हाइट पीपल के कंपेरेटिवली। 5वां पॉइंट है मायोप्स। तो जो लोग मायोपिक होते हैं वो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं, मतलब उनमें POAG के डेवलपमेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं नॉर्मल के कंपेरेटिवली। इसलिए जो मायोप्स होंगे वो प्रीडिस्पोज्ड होंगे देन नॉर्मल। 6 पॉइंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट की वीडियो में पढ़ाया था, फिर से बता देता हूं। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जो होती है CCT, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बनाती है POAG के डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी आइज की जो कॉर्नियल थिकनेस है वो थिन है तो थिनर सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस जो होगा वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर बनाएगा POAG के लिए। मतलब अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी पेशेंट को ऑक्यूलर हाइपरटेंशन है और उसकी सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस थिन है तो वो इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होगा, बिना किसी अदर रिस्क फैक्टर्स के ये अकेला POAG का डेवलपमेंट करा देगा। इसलिए इसको कहते हैं थिनर CCT इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर होता है POAG के लिए। 7th पॉइंट है डायबिटीज। जो डायबिटिक पीपल होंगे उनमें प्रिवलेंस ज्यादा देखने के लिए मिलता है POAG का। 8th पॉइंट होता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग करोगे तो POAG का डेवलपमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट है रेटाइनल डिजीज। अब अगर कोई दूसरी रेटाइनल डिजीजेस हैं जिनसे एसोसिएशन देखने के लिए मिल रहा है POAG का, तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं? CRVO सेंट्रल रेटाइनल वेन ऑक्लूजन, दूसरा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा।
इन दोनों डिजीज की कंडीशन में हमें पीओएजी का एसोसिएशन देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे इटियोपैथोजेनेसिस के नेक्स्ट पॉइंट, पैथोजेनेसिस ऑफ राइज इन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होने की जो इंक्रीज होने की पैथोजेनेसिस क्या है, तो देखिए राइज इन आईओपी जो हो रहा है, ये देखिए राइज इन आईओपी क्यों हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इन एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी। हमारी एक्वस आउटफ्लो की फैसिलिटी कम हो गई है। चूंकि ओपन एंगल ग्लाउकोमा है तो इसमें जो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर होगा वो तो नॉर्मल होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रही है, यहाँ पे आईओपी राइज क्यों हो रहा है, यहाँ पे आईओपी राइज हो रहा है, एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी कम हो रही है। और वो क्यों हो रहा है, ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्वस आउटफ्लो पंप मैकेनिज्म। अब एक्वस ह्यूमर को पंप करने वाली पंप मैकेनिज्म ही अगर फेल हो जाएगी तो एक्वस का जो आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा, चाहे आप जो एंटीरियर एंगल चैम्बर है वो नॉर्मल हो या फिर क्लोज हो। तो इसमें हमारा पीओएजी में एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर नॉर्मल होता है, ओपन होता है, लेकिन जो एक्वस आउटफ्लो की फैसिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। वो क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ एक्वस आउटफ्लो पंप मैकेनिज्म। अब एक्वस आउटफ्लो पंप मैकेनिज्म क्यों फेलियर होता है, दो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ड्यू टू ट्रेबेकुलर मेशवर्क स्टिफनिंग एंड एपोजिशन ऑफ शलीम कैनाल। एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर के पीछे जो हमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क और शलीम कैनाल मिलती है उसकी स्टिफनिंग और एपोजिशन की वजह से एक्वस आउटफ्लो पंप मैकेनिज्म फेल हो जाती है, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो क्या कैसे लिखेंगे इसे हम, राइज इन आईओपी ऑकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन एक्वस आउटफ्लो फैसिलिटी। वो क्यों होता है, फेलियर ऑफ एक्वस आउटफ्लो पंप मैकेनिज्म। और वो क्यों होता है, ड्यू टू ट्रेबेकुलर मेशवर्क स्टिफनिंग एंड एपोजिशन ऑफ शलीम कैनाल। ट्रेबेकुलर मेशवर्क स्टिफनिंग क्यों होती है, ड्यू टू इट्स थिकनिंग एंड स्क्लेरोसिस। थिकनिंग और स्क्लेरोसिस की वजह से ट्रेबेकुलर मेशवर्क स्टिफनिंग हुई और शलीम कैनाल का पोजीशन हुआ, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो मैकेनिज्म फेल हुई, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो की फैसिलिटी डिक्रीज हुई, जिसकी वजह से आईओपी राइज हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा YouTube चैनल अभी नया है और हम कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं कि थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स ऑप्थेल्मोलॉजी और ईएनटी को आप सभी के लिए इजी कर सकें। इसलिए प्लीज़ आप अपना सपोर्ट हमें दिखाएं और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लाउकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अब जो ग्लूकोमेटिस ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलती है उसके पीछे पैथोजेनेसिस क्या है, तो देखिए डेथ ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स। जो हमारी रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स है, रेटाइना की गैंग्लियन सेल्स है, उनकी डेथ होती है और उनकी डेथ की वजह से प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है। तो प्रोग्रेसिव ऑप्टिक न्यूरोपैथी मेनली क्यों हो रही है, ड्यू टू डेथ ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स। और ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से दो चीजें देखने के लिए मिलती हैं जो कि बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पहला, कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क अपीयरेंस और स्पेसिफिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट। तो पीओएजी में ये दोनों चीजें देखने के लिए मिलती हैं, क्या क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक डिस्क अपीयरेंस देखने के लिए मिलेगा और स्पेसिफिक विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। क्यों, ड्यू टू ऑप्टिक न्यूरोपैथी। और ऑप्टिक न्यूरोपैथी क्यों हो रही है, ड्यू टू डेथ ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स। अब डेथ ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स के पीछे कॉजेस क्या है, फैक्टर्स क्या है जो कि पैथोजेनेसिस को डिसाइड करते हैं। तो पहली है, इसके तीन थ्योरीज होती हैं, मैकेनिकल थ्योरी, इस्चेमिक थ्योरी और एक्साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी। तो ये तीन थ्योरी समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो ये तीनों थ्योरीज आपको लिख के आनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली थ्योरी है मैकेनिकल थ्योरी। मैकेनिकल थ्योरी क्या कहती है कि रेज्ड आईओपी, आईओपी इंक्रीज हुआ, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब इंक्रीज हुआ उसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेच ऑन लेमिना क्रिब्रोसा। तो जो ऑप्टिक डिस्क के सामने आपकी लेमिना क्रिब्रोसा है उसमें मैकेनिकल स्ट्रेच बढ़ेगा प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से, जिसकी वजह से एक्सोनल डिफॉर्मेशन एंड इस्चेमिया बाय अल्टरिंग कैपिलरी ब्लड फ्लो। अब लेमिना क्रिब्रोसा में जब मैकेनिकल स्ट्रेच आपका इंक्रीज होता है उसकी वजह से जो कैपिलरी ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट होती है और कैपिलरी ब्लड फ्लो इफेक्ट होने की वजह से एक्सोनल डिफॉर्मेशन और इस्चेमिया होगा। उसकी वजह से न्यूरोट्रोपिन्स जो हैं, जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स तक रीच नहीं कर पाएंगे। न्यूरोट्रोपिन्स का इंपॉर्टेंस होता है एक्सॉन्स के ग्रोथ, न्यूरॉन्स की ग्रोथ के लिए। तो अब न्यूरोट्रोपिन्स अगर रीच नहीं कर पा रहे हैं रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स तक तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डेथ ऑफ रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स हो जाएंगी। तो क्या हुआ, आईओपी राइज हुआ, जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेच ऑन लेमिना क्रिब्रोसा हुआ, जिसकी वजह से हम कैपिलरी ब्लड फ्लो अल्टर हुई, उसकी वजह से एक्सोनल डिफॉर्मेशन और इस्चेमिया हुआ, जिसकी वजह से न्यूरोट्रोपिन्स ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो रेटाइनल गैंग्लियन सेल्स तक रीच नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आरजीसी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी थी मैकेनिकल थ्योरी। इस्चेमिक थ्योरी क्या कहती है कि ये प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर है।
मैकेनिकल थ्योरी में हमने प्रेशर का पार्ट देखा था, लेकिन इश्चेमिक थ्योरी में प्रेशर का कोई पार्ट नहीं होता है। तो इश्चेमिक थ्योरी कहती क्या है? इश्चेमिक थ्योरी फैक्टर्स अफेक्टिंग वस्कुलर परफ्यूजन ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड। अब ऑप्टिक नर्व हेड में वस्कुलर परफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ये कहती है इश्चेमिक थ्योरी। तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है? वस्कुलर परफ्यूजन ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड क्यों इफेक्ट हो रहा है? उसके 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला, फेलियर ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो। जो हमारी बॉडी की, हमारी आइज की ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ब्लड फ्लो की, वो अगर फेल हो जाए। दूसरा, वैसोस्पाज्म हो जाए। या फिर तीसरा, सिस्टमिक हाइपोटेंशन। सिस्टमिक हाइपोटेंशन की वजह से वस्कुलर परफ्यूजन हो जाए, इफेक्ट हो जाए। तो ये 3 फैक्टर्स, पहला क्या? फेलियर ऑफ ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड फ्लो, दूसरा वैसोस्पाज्म, और तीसरा सिस्टमिक हाइपोटेंशन। ये तीनों फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं वस्कुलर परफ्यूजन ऑफ ऑप्टिक नर्व हेड को। तो ये हमारी थी इश्चेमिक थ्योरी। तो पहली मैकेनिकल थ्योरी और दूसरी इश्चेमिक थ्योरी, ये हमारे प्राइमरी इंसल्ट्स होते हैं। प्राइमरी इंसल्ट्स कॉज करते हैं सेकेंडरी इंसल्ट्स को। तो प्राइमरी इंसल्ट्स की वजह से सेकेंडरी इंसल्ट्स कॉज होते हैं, वो हम देखेंगे अगली हमारी थर्ड थ्योरी, एक्साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी। एक्साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी हमारी सेकेंडरी इंसल्ट में आती है। तो इसमें क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन बाय टॉक्सिक फैक्टर्स सच एज ग्लूटामेट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड्स। तो ये टॉक्सिक फैक्टर्स कौन कौन से? ग्लूटामेट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये टॉक्सिक फैक्टर्स न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन कॉज करेंगे, विच आर रिलीज्ड व्हेन आरजीसीज अंडरगो डेथ ड्यू टू प्राइमरी इंसल्ट। अब प्राइमरी इंसल्ट की वजह से आरजीसी की डेथ हुई, जिसकी वजह से टॉक्सिक फैक्टर्स रिलीज हुए। कौन कौन से? ग्लूटामेट, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स और नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिजनरेशन हुआ। तो प्राइमरी इंसल्ट ने कॉज किया सेकेंडरी इंसल्ट को, इसलिए एक्साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी हमारी सेकेंडरी इंसल्ट के अंदर आती है। तो आपको ये तीनों थ्योरीज याद रखनी है। पैथोजेनेसिस ऑफ ग्लूकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी में हमने 3 थ्योरी पढ़ी, मैकेनिकल थ्योरी, इश्चेमिक थ्योरी और एक्साइटोटॉक्सिसिटी थ्योरी। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स और साइंस देखना है। तो क्लिनिकल फीचर्स में सिम्टम्स क्या क्या है? पीओएजी के सिम्टम्स कैसे होंगे? सबसे पहला एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था इसके डिफिनीशन में कि एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, एसिमेट्रिकल रहेगा। तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, ज्यादातर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, किसी और डिजीज के को दिखाने के लिए, आई पावर को दिखाने के लिए आते हैं, बाद में डायग्नोस होता है कि इसको तो पीओएजी हो रखा है। तो एसिम्प्टोमेटिक होता है। डिजीज इज इंसिडस एंड यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक। डिजीज इंसिडस होती है, मतलब काफी टाइम तक पता नहीं चलेगा, अचानक से पता चलेगा जब एक अमाउंट ऑफ विजुअल फील्ड देखने के लिए मिलेगा, तो वही होती है एसिम्प्टोमेटिक होती है पीओएजी। डिजीज इज इंसिडस इन नेचर, यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक अंटिल सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड। दूसरा होता है हेडेक एंड आईएच। हेडेक रहेगा, आईएस देखने के लिए मिलेगा पेशेंट को, ठीक है। डिलेड डार्क अडाप्टेशन। अब पेशेंट आ रहा है आपके पास कंप्लेन लेकर के कि हेडेक, आंख में दर्द रह रहा है, सर में दर्द रह रहा है, रात में देखने में दिक्कत होती है, तो डिलेड डार्क अडाप्टेशन देखने के लिए मिलेगा। हेडेक, आईएच, डिलेड डार्क अडाप्टेशन। चौथा क्या है? फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रेसबायोपिक ग्लासेस। अब अगर किसी पेशेंट को प्रेसबायोपिया है, एल्डर्स में देखने के लिए पीओजी नॉर्मली मिलता है, तो प्रेसबायोपिक पेशेंट जो है वो बताएगा कि सर मेरे जो ग्लासेस है वो बार बार मुझे पावर चेंज करवाना पड़ रहा है। तो ये एक सिम्टम होता है कि फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रेसबायोपिक ग्लासेस देखने के लिए मिलता है। स्कोटोमा देखने के लिए मिलेगा। स्कोटोमा क्या होता है? डिफेक्ट इन विजुअल फील्ड। लास्ट होता है सिग्निफिकेंट लॉस इन विजन एंड ब्लाइंडनेस। ये होता है इन रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड केस ऑफ पीओजी। अब अगर हमने किसी भी पीओजी के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया तो एंड रिजल्ट क्या होगा? विजन लॉस हो जाएगा और लास्ट में ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिले? एसिम्प्टोमेटिक मिला, इंसिडस इन नेचर है, एसिम्प्टोमेटिक है, और तभी डायग्नोस होती है जब एक सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजुअल फील्ड देखने के लिए मिलता है। हेडेक रहेगा, आईएच रहेगा, डिलेड डार्क अडाप्टेशन रहेगा, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रेसबायोपिक ग्लासेस देखने के लिए मिलेगा, स्कोटोमा देखने के लिए मिलेगा, और सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ विजन एंड ब्लाइंडनेस होगा कब? इन रिजल्ट ऑफ अनट्रीटेड केस ऑफ पीओएजी। उसके बाद अब हम देखेंगे साइंस। साइंस में आपको बता दूं, डेफिनेशन के साथ ही हमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े थे, आधे पॉइंट्स तो वही है। साइंस ये आपको खुद डायग्नोस करने पड़ेंगे। सिम्टम्स पेशेंट खुद लेकर के आएगा कि सर मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो आईओपी जो होगा, आईओपी में 3 पॉइंट देखने काफी ज्यादा जरूरी है पीओजी। सबसे पहला जो आईओपी है वो मोर देन 21 mmHg मिलेगा। नॉर्मल आईओपी से इंक्रीज होगा, मोर देन 21 mmHg ऑफ आईओपी मिला। दूसरा, मोर देन 5 mm ऑफ एचजी डिफरेंस इन बोथ आईज। जैसे हमने कहा था कि एसिमेट्रिकल होता है, तो दोनों आईज में जो इंट्राऑकुलर प्रेशर का डिफरेंस है वो 5 mm ऑफ एचजी से ज्यादा होना चाहिए। तो दोनों आंखों में 5 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, और 8 mm ऑफ एचजी डिफरेंस देखने मिलेगा डायूरिनल वेरिएशन। अब दिन के अलग अलग टाइम में जब आप इसको मेजर करोगे, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, तो 8 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस देखने मिलेगा आपको अलग अलग टाइम पे। तो सबसे पहला क्या था? 21 mm ऑफ एचजी से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दोनों आईज में 5 mm
ऑफ एच जी का डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, 8 mm ऑफ एच जी से ज्यादा का डिफरेंस देखने मिलता है डायूरनल वेरिएशन में। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको सारे पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं कि ग्लूकोमेटास डिसचेंज देखने के लिए मिलेगा। ग्लूकोमेटा डिसचेंज और विजुअल फील्ड डिफेक्ट दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ग्लूकोमेटास डिसचेंज प्रेजेंट होगा। इसको हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्कपिंग। विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। एंगल हमारा ओपन रहेगा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा का कोई सभी कॉज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। लो सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस सीसीटी हमारी लो हो सकती है। लो सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस सीसीटी ये सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है पीओएजी के लिए। इसका मतलब मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हमारी स्लगिश देखने के लिए मिलेंगी। तो साइंस ये हमारे हो गए आईओपी मोर देन 21 mm ऑफ एचजी। दूसरा 5 mm जी से ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा दोनों आइज में, और 8 mm ऑफ एचजी से डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा डायगोनल वेरिएशन में। ग्लूकोमेटास डिसचेंजेस प्रेजेंट मिलेंगी। विजुअल फील्ड डिफेक्ट प्रेजेंट मिलेंगे। एंगल ओपन रहेगा। सेकेंडरी ग्लाउकोमा के जो कॉज है वो एब्सेंट होंगे। सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस सीसीटी लो हो सकती है, जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर होता है पीओएजी के लिए। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स स्लगिश होती हैं। अगला पॉइंट है ऑप्टिक डिसचेंजेस और विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स। ये आपको लॉन्ग में आता है तो ये दोनों आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन अलग से भी पूछने के लिए मिल सकता है कि पीओएजी में ऑप्टिक डिसचेंजेस बताइए, पीओएजी में विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स कैसे देखने के लिए मिलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स हमने अलग अलग वीडियो में आपको अगले नेक्स्ट 2 वीडियोज में ये दोनों टॉपिक देखने के लिए मिलेंगे। अब हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब हम देखेंगे कि पीओएजी में हम कैसे इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। कोई पेशेंट है, कोई भी ऐसा सस्पेक्ट है जिसमें आपको लग रहा है कि ये पीओएजी का पेशेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमें कैसे कौन कौन से एग्जामिनेशंस करने जरूरी हैं। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री लेनी है और स्लिट लैंप बायो माइक्रोस्कोपी से हमें ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करना है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे और स्लिट लैंप बायो माइक्रोस्कोपी से ऑक्यूलर एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद आईओपी मेजर करेंगे। आईओपी मेजर कैसे करना है, एप्लीनेशन टोनोमीटर से। तो एप्लीनेशन टोनोमीटर को यूज करके आईओपी मेजर करेंगे। तीसरा पॉइंट है सीसीटी मेजर करना है, सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस मेजर करेंगे। तो लो सीसीटी है अगर, मतलब लेस देन 545 मैक्रोन है, तो वो लो सीसीटी के अंदर पे आएगा। तो लो सीसीटी इज एन इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन टू पीओएजी। सीसीटी, लो सीसीटी एक अकेला खुद में एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो कि ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को पीओएजी में कन्वर्ट कर सकता है। कोई और रिस्क फैक्टर इसके लिए नेसेसरी नहीं होता है। इसलिए सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस का मेजरमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। तो सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस को मेजर करेंगे, लेस देन 545 है तो वो लो सीसीटी होगी। तो रिस्क है कि वो पेशेंट ऑक्यूलर हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट है तो वो पीओएजी में कन्वर्ट हो सकता है। हिस्ट्री ली, ऑक्यूलर एग्जामिनेशन किया स्लिट लैंप बायो माइक्रोस्कोपी के थ्रू, उसके बाद एप्लीनेशन टोनोमीटर से आईओपी मेजर किया, उसके बाद सेंट्रल कॉर्नियल थिकनेस को मेजर किया। उसके बाद हम डायूरनल वेरिएशन टेस्ट कर सकते हैं। डायूरनल वेरिएशन टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि मोर देन 8 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस देखने के लिए अगर मिल रहा है तो वो पीओएजी का पेशेंट हो सकता है। डायूरनल वेरिएशन टेस्ट किया, मोर देन 8 mm ऑफ एचजी का डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। गोनियोस्कोपी करेंगे तो अब हमें पीओएजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर देखना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कैसा होना चाहिए पीओएजी में, नॉर्मल होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ओपन एंगल होना चाहिए। तो उसके लिए हमें गोनियोस्कोपी करनी पड़ेगी। तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर को विजुअलाइज करने के लिए हम गोनियोस्कोपी करेंगे, जो कि रिवील करेगा वाइड ओपन एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। तो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर कैसा मिलेगा गोनियोस्कोपी करने के बाद, वाइड और ओपन मिलेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोनियोस्कोपी करना पड़ेगा। अब पीओएजी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे कि कोई विजुअल फील्ड डिफेक्ट है या नहीं। तो विजुअल फील्ड डिफेक्ट को हम डिटेक्ट करने के लिए पेरीमेट्री करेंगे। तो हमने गोनियोस्कोपी किया, पेरीमेट्री किया, जिससे हमने विजुअल फील्ड डिफेक्ट को डिटेक्ट किया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर NFLA कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या होती है इसमें, ऑप्टिक न्यूरोपैथी देखने के लिए मिलता है, एक्सोनल डिफॉर्मेशन होता है, आरजीसीज की डेथ होती है। तो उसको एनालाइज करने के लिए हम नर्व फाइबर लेयर एनालाइजर NFLA कर सकते हैं। लास्ट में प्रोवोकेशन टेस्ट, ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि 2 मार्क्स में कई बार देखने के लिए मिलता है कि आप कौन सा प्रोवोकेशन टेस्ट करते हो पीओएजी के लिए या फिर पीसीएजी के लिए। तो पीओएजी के लिए जो प्रोवोकेशन टेस्ट होता है उसका नाम है वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट। ये आपके कोर्स बुक में भी है, तो उसे हम अच्छे समझेंगे कि वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट क्या होता है, ये कौन सा प्रोवोकेशन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको पानी पिलाया जाता है। पहले आपको फास्ट रखने के लिए बोल देगा, 8 घंटे के लिए आपको फास्ट रखने के लिए कहा जाएगा, और फास्ट के बाद आपको 1 लीटर पानी पिलाया जाएगा। उससे पहले देखिए, ग्लाउकोमेटस आई हैव अ ग्रेटर रिस्पॉन्स टू वाटर ड्रिंकिंग। अब नॉर्मल पेशेंट भी पानी पिएगा और एक ग्लूकोमा का भी पेशेंट पानी पिएगा, तो जो ग्लूकोमा पेशेंट की जो आई होती है वो ज़्यादा रिस्पॉन्स शो करती है वाटर ड्रिंकिंग के लिए।
इसमें क्या करते हैं, 8 ओवर की फास्टिंग के बाद बेस लाइन आईओपी नोट किया जाएगा। 8 घंटे मरीज को कहोगे आप कि 8 घंटे फास्ट करने के बाद आपको वापस यहाँ पे आना है, उसके जब वो आपके पास आएगा तो आपको उसकी बेस लाइन आईओपी मेजर करनी है। आईओपी आप कैसे मेजर करेंगे, एप्लीनेशन टोनोमीटर के थ्रू। तो एप्लीनेशन टोनोमीटर के थ्रू हम उसका आईओपी मेजर करेंगे 8 आवर्स की फास्टिंग के बाद। उसके बाद पेशेंट को आप 1 लीटर पानी पीने के लिए बोलोगे, और पानी पीने के बाद आप 1 घंटे तक हर 15-15 मिनट में उसका आईओपी नोट करते रहोगे। क्या किया, बेसलाइन आईओपी मेजर किया, उसके बाद 1 लीटर पानी पिलाया, और आईओपी नोटेड फॉर एवरी 15 मिनट्स फॉर 1 आवर। ठीक है, अब क्या है कि मैक्सिमम राइज इन आईओपी ऑकर्स इन 15 to 30 मिनट्स। अब जो शुरू के 15 से 30 मिनट हैं उसमें धीरे धीरे करके आईओपी सबसे ज्यादा राइज करेगा। तो सबसे ज्यादा राइज देखने के लिए दोनों में, नॉर्मल और ग्लूकोमेटस आइज दोनों में मैक्सिमम राइज इन आईओपी कब देखने के लिए मिलेगा, शुरू के 15 से 30 मिनट में। उसके बाद लास्ट के 60 मिनट तक जो हमारा आईओपी है वो धीरे धीरे करके बेस लाइन में वापस आ जाएगा। तो ये दोनों के लिए है, नॉर्मल और ग्लूकोमेटस आई के लिए। तो डिफरेंस क्या है, अ राइज ऑफ 8 mm ऑफ एचजी और मोर इज सेड टू बी डायग्नोसिस ऑफ पीओएजी। अब अगर कोई भी पेशेंट है, पीओएजी है उसे, तो उसमें हमें ये जो मैक्सिमम राइज है वो 8 mm ऑफ एचजी तक का राइज देखने के लिए या फिर उससे भी ज्यादा राइज देखने के लिए मिलेगा ग्लूकोमेटस आई में। नॉर्मल आई में इतना ज्यादा राइज देखने के लिए नहीं मिलता है, ये डिफरेंस है। तो वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट प्रोवोकेशन टेस्ट होता है पीओएजी के लिए। ये इसमें ग्लूकोमेटस आई जो होती है वो ज्यादा रिस्पॉन्स शो करती है वाटर ड्रिंकिंग के लिए। 8 ओवर की फास्टिंग के बाद बेसलाइन आईओपी नोट करेंगे, उसके बाद पेशेंट को 1 लीटर पानी पिलाएंगे और हर 15 मिनट में 1 घंटे तक आईओपी नोट करेंगे। तो जो मैक्सिमम राइज होता है वो 15 के शुरू के 15 से 30 मिनट तक देखने के लिए मिलता है, और अगले 60 मिनट तक जब वो 1 घंटा खत्म होगा धीरे धीरे करके वो आईओपी बेस लाइन में वापस रिटर्न टू नॉर्मल हो जाएगा। ये दोनों के लिए था, नॉर्मल और ग्लूकोमेटस आई के लिए। तो डिफरेंस क्या है, ग्लूकोमेटस आई में जो राइज है, जो मैक्सिमम राइज है वो 8 mm ऑफ एचजी या फिर उससे ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। ये डायग्नोस्टिक फीचर होता है पीओएजी का। दूसरे प्रोवोकेशन टेस्ट कौन कौन से हैं, इसके नाम आपको पढ़ने हैं बस। जुगुलर वेन कंप्रेशन टेस्ट, बल्बर प्रेशर टेस्ट और कैफीन टेस्ट। ये अदर प्रोवोकेशन टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन वाटर ड्रिंकिंग टेस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी टेक्निक मैंने आपको बता दी, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे डायग्नोसिस ऑफ पीओएजी। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो पेशेंट है ये सारे फीचर्स के साथ ये पीओएजी का ही पेशेंट है और कुछ नहीं हो सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए हमें 3 चीजें देखनी काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला, लेवल ऑफ आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर क्या है। दूसरा, ग्लूकोमेटस कपिंग ऑफ डिस्क। तीसरा, विजुअल फील्ड चेंजेस। ये तीनों पॉइंट्स काफी ज्यादा जरूरी है पीओएजी के डायग्नोसिस के लिए। सबसे पहला क्या था, लेवल ऑफ आईओपी हमें देखना है, ग्लूकोमेटस कपिंग ऑफ डिस्क देखना है और विजुअल फील्ड चेंजेस देखना है। तो इन तीनों चीजों के बेसिस पे ही हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेट करते हैं। तो सबसे पहला है पीओएजी। तो पीओएजी के लिए हमें इन तीनों चीजों को डायग्नोस करना जरूरी है। तो अगर आपका आईओपी 21 mm ऑफ एचजी से ज्यादा आ रहा है, प्लस उसके साथ साथ डेफिनेट ग्लूकोमेटस ऑप्टिक डिस्क कपिंग प्रेजेंट है और विजुअल फील्ड चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, मतलब ये तीनों पॉइंट्स प्रेजेंट है। आईओपी 21 mm ऑफ एचजी से ज्यादा आ रहा है, प्लस डेफिनेट ग्लूकोमेटस ऑप्टिक डिस्क कपिंग प्रेजेंट है और विजुअल फील्ड चेंजेस हैं। अगर ये तीनों हैं तो पेशेंट को पीओएजी है। लेकिन अब कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ आईओपी का लेवल इंक्रीज है, बाकी दोनों चीजें नहीं है, या फिर आईओपी नॉर्मल है, बाकी चीजें प्रेजेंट है। तब उसके लिए 2 अलग एंटिटीज हैं। सबसे पहला ऑक्यूलर हाइपरटेंशन और दूसरा नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा या फिर लो टेंशन ग्लाउकोमा। तो ऑक्यूलर हाइपरटेंशन क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन होता है वैसे ही आईज का भी हाइपरटेंशन अगर बढ़ गया है, बाकी चीजें नॉर्मल है, तो क्या लिखा है ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में कि व्हेन आईओपी इज ग्रेटर देन 21 mm ऑफ एचजी बट नो ऑप्टिक डिस्क एंड विजुअल फील्ड चेंजेस प्रेजेंट। मतलब सिर्फ आईओपी बढ़ा हुआ आ रहा है लेकिन ग्लूकोमेटस कपिंग एब्सेंट है और विजुअल फील्ड चेंजेस भी एब्सेंट है, तो वो पेशेंट ऑक्यूलर हाइपरटेंशन के क्राइटेरिया में रखा जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी पेशेंट है उसमें ऑक्यूलर हाइपरटेंशन देखने के लिए मिल रहा है, प्लस साथ ही साथ जो सीसीटी है वो लेस देन 545 माइक्रोन है, तो ये अकेला रिस्क फैक्टर है कि पेशेंट फ्यूचर में पीओएजी में कन्वर्ट हो सकता है। अब अगर नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा और लो टेंशन ग्लाउकोमा की क्राइटेरिया देखते हैं, ये कब डायग्नोसिस होती है कि टिपिकल ग्लूकोमेटस डिस्क कपिंग विद और विदाउट विजुअल फील्ड चेंजेस। अब जो ग्लूकोमेटस डिस्क कपिंग है वो प्रेजेंट है, विजुअल फील्ड चेंजेस हो भी सकता है या फिर हो सकता है कि ना हो, इज एसोसिएटेड विद आईओपी लेस देन 20 mm ऑफ एचजी। अब आईओपी लेस देन 21 mm ऑफ एचजी है लेकिन ग्लूकोमेटस डिस्क कपिंग प्रेजेंट है, टिपिकल प्रेजेंट है, लेकिन विजुअल फील्ड चेंजेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वो किस क्राइटेरिया में रखा जाएगा, वो रखा जाएगा नॉर्मल टेंशन ग्लाउकोमा या फिर लो टेंशन ग्लाउकोमा की कैटेगरी में।
तो ये डायग्राम हम देखते हैं कि आपकी किताब जो आप पढ़ते हो खुराना में है, तो इसमें क्या है, हमने तीन सर्कल बनाए। सबसे ऊपर वाला सर्कल क्या हुआ, आईओपी ग्रेटर देन 21 mm ऑफ एचजी का सर्कल है। ये ग्रीन वाला है टिपिकल डिस्क चेंजेस का, और ये ब्लू वाला है टिपिकल फील्ड चेंजेस का। तो अगर सिर्फ आईओपी बढ़ा हुआ आ रहा है, मतलब ऑकुलर हाइपरटेंशन है, बाकी दोनों से ग्रीन भी एब्सेंट है, ब्लू भी एब्सेंट है, सिर्फ आपका रेड वाला पार्ट प्रेजेंट है, मतलब आईओपी सिर्फ बढ़ा हुआ आ रहा है 21 mm ऑफ एचजी, तो वो ऑकुलर हाइपरटेंशन का पेशेंट हुआ। लेकिन ऑकुलर हाइपरटेंशन के साथ साथ डिस्क चेंजेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन फील्ड चेंज एब्सेंट है, ये वाला पार्ट, तो ये आपका ग्लूकोमा की कैटेगरी में आएगा। प्लस अगर ऑकुलर हाइपरटेंशन है, साथ में फील्ड चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो भी ग्लाउकोमा की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर ये तीनों प्रेजेंट हो गए तो स्टेबलाइज्ड ग्लाउकोमा हम कह सकते हैं कि पेशेंट पीओएजी का एक स्टेबलाइज्ड पेशेंट है, 100% गारंटी है कि इसको पीओएजी है। तो ये हमारा डायग्नोसिस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमारा अगला पार्ट है मैनेजमेंट वाला पार्ट। हमें देखना है कि पीओएजी में कैसा मैनेजमेंट रहेगा, क्या ट्रीटमेंट देंगे, क्या एम रहेगा, तो ये हम अगले पार्ट में देखते हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ पीओएजी क्या होना चाहिए, मैनेज क्या करना है, हमारा एम क्या होना चाहिए। अब देखिए पीओएजी में क्या है कि जो हमारा आईओपी है वो बढ़ा हुआ है, तो प्राइमरी टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हमें आईओपी को लोअर करना है। आईओपी इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा था, हमारा विजन लॉस हो रहा था, तो हमें इस लेवल तक आईओपी को लोअर करना है जिससे फर्दर विजन लॉस नहीं हो। तो मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर 5 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है कि ड्रग्स ऑफ ग्लाउकोमा बताइए। 5 नंबर में अक्सर अगर ग्लाउकोमा लॉन्ग में नहीं आया हुआ है तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन आना तय रहता है। तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट को, सारी ड्रग्स को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमारा एम क्या है मैनेजमेंट का, टू लोअर आईओपी टू अ लेवल वेयर फर्दर विजन लॉस डज नॉट ऑकर। उसके बाद हमारे पास चॉइसेस क्या क्या है मैनेज करने के लिए, हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। सबसे पहले मेडिकल थेरेपी, हम बंदे को सबसे पहले दवाइयां दे करके उसका आईओपी लोअर करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मेडिकल थेरेपी काम नहीं कर रही है तो उसके बाद दूसरा चॉइस होता है आर्गन और डायोड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी। आर्गन और डायोड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी होती है, तो इसके थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उसका पीओजी शॉर्ट कर पाएं। लेकिन अगर मेडिकल थेरेपी भी काम नहीं आई और आर्गन डायोड लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी भी काम नहीं आई तो हमें लास्ट ऑप्शन होता है फिल्ट्रेशन सर्जरी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेडिकल थेरेपी के बारे में। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स देते हैं। एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स सबसे कौन कौन सी ड्रग्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, पीजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में हमें कौन सी ड्रग्स देनी है, एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स देनी है। एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स कौन कौन सी होंगी, सबसे पहली होगी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, PGF2 अल्फा, दूसरी होती है बीटा ब्लॉकर्स, तीसरी होती है एड्रिनर्जिक ड्रग्स, चौथी होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, पांचवी होती है RHO काइनेज इनहिबिटर्स, और 6 होती है माइटोटिक्स। तो ये 6 ड्रग्स आपको याद रखनी है और इनके बारे में आपको लिख करके आना पड़ेगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स, सबसे पहली ड्रग्स अपन ने कौन सी लिखी, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, PGF2 अल्फा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, टॉपिकल। तो PG2F अल्फा का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिकल होगा। PG2F अल्फा एनालॉग्स जो होते हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटी ग्लाउकोमा ड्रग्स आर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स PGF2 अल्फा। एग्जाम्पल लेटानोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रोस्ट और ट्रेवोप्रोस्ट, ये 3 एग्जाम्पल। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का कि ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को इंक्रीज कर देगा। देखिए पीओएजी है, पीओएजी में अगर हमें आईओपी लोअर करना है तो उसके लिए 2 ऑप्शन है। आईओपी हाई क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्वस ह्यूमर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एक्वस ह्यूमर का जो आउटफ्लो है वो बहुत ही रिड्यूस हो गया है। तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो हम उसका आउटफ्लो इंक्रीज कर दें या फिर हम एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को कम कर दें। तो PGF2 अल्फा जो होता है वो यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो ऑफ एक्वस ह्यूमर इंक्रीज कर देता है। अब अगर आउटफ्लो इंक्रीज हो गया तो आईओपी डिक्रीज हो जाएगा। ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं PGF2 अल्फा के, सबसे पहला हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस हो सकता है, हाइपरट्राइकोसिस हो सकता है, यूवीआइटिस हो सकता है, और सिस्टाइड मैकुलर एडिमा CME। तो कौन कौन से ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिले, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, हाइपरट्राइकोसिस, यूवीआइटिस और CME।
तो ये हो गया हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स PGF2 अल्फा, टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग ऑफ चॉइस होता है लेटनोप्रोस्ट, बाइमेटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देगा जिसकी वजह से आईओपी डिक्रीज हो जाएगा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, हाइपरट्राइकोसिस, यूवेआइटिस और CME इसका ऑक्यूलर साइड इफेक्ट्स होता है। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जो होता है, अब अगर कोई गरीब परिवार का है, एवरेज इनकम फैमिली से है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस होती है बीटा ब्लॉकर्स। तो ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस इन पुअर एंड एवरेज इनकम पेशेंट्स आर बीटा ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? लोअर आईओपी बाय रिड्यूसिंग द एक्वस सिक्रीशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आईओपी लोअर करने के दो तरीके होते हैं, या तो यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा दो, उसका आउटफ्लो बढ़ा दो, या फिर उसका सिक्रीशन ही कम कर दो। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है? एक्वस ह्यूमर का सिक्रीशन कम कर देता है जिसकी वजह से आईओपी लोअर हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? टीमोलॉल, बिटेक्सोलॉल। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब हो सकते हैं? हम कब इन्हें नहीं दे सकते हैं? इसका निमोनिक होता है ABCD, अरिथमिया, B फॉर ब्रोंकोस्पाज्म, C फॉर CHF और D फॉर डायबिटिक मेलाइटस। तो ABCD इसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, आपको याद रखना है। अरिथमिया, ब्रोंकोस्पाज्म, CHF और डायबिटिक मेलाइटस के पेशेंट में हम बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, ठीक है। तीसरी ड्रग होती है हमारी एड्रिनर्जिक ड्रग्स। ये हम कब देते हैं? तो देखिए, इसमें सबसे पहला आता है एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड क्या कराता है? एक्वस आउटफ्लो बढ़ा देगा। एक्वस आउटफ्लो बढ़ा देगा तो आईओपी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा होता है ब्रिमोनिडीन। ब्रिमोनिडीन क्या करता है? सबसे पहला क्या था? एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड था, उसने क्या किया? एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा दिया, आईओपी डिक्रीज हो गया। दूसरा होता है ब्रिमोनिडीन। ब्रिमोनिडीन क्या करेगा? एक्वस प्रोडक्शन को भी कम कर देगा, प्लस उसके साथ साथ यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देगा। तो एक्वस प्रोडक्शन भी कम कर दिया इसने, और यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को भी बढ़ा दिया जिसकी वजह से हमारा आईओपी डिक्रीज हो गया। तो एड्रिनर्जिक ड्रग्स में हमें दो याद रखनी है, एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा ब्रिमोनिडीन। एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड ने क्या किया? एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा दिया, आईओपी कम हो गया। ब्रिमोनिडीन ने क्या किया? एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज कर दिया और यूवेस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा दिया जिसकी वजह से आईओपी डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हो सकता है? इन चिल्ड्रंस एज इट इज सीएनएस डिप्रेसेंट। सीएनएस डिप्रेसेंट होता है, इसलिए बच्चों में नहीं देना है। उसके बाद हम देखेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो इसको आप समझिएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? डिक्रीजेस एक्वस सिक्रीशन बाय अल्टरिंग इन ट्रांसपोर्ट अलोंग सिलरी प्रोसेस एपिथेलियम। जैसा कि आपको पता है कि सिलरी प्रोसेस, सिलरी बॉडी से ये प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर, तो इसने क्या किया? एक्वस सिक्रीशन को ही कम कर दिया। कैसे? बाय अल्टरिंग इन ट्रांसपोर्ट अलोंग सिलरी प्रोसेस एपिथेलियम। सिलरी प्रोसेस के एपिथेलियम से जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको अल्टर कर दिया जिसकी वजह से एक्वस सिक्रीशन डिक्रीज हो गया। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब होते हैं, कब नहीं देना है? सल्फा एलर्जी में नहीं देना है। अगर किसी पेशेंट को सल्फा ड्रग से अगर प्रॉब्लम है तो उसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स नहीं देंगे। एग्जाम्पल क्या क्या है? ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड। ब्रिंजोलामाइड, डोरजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड, ये 3 ड्रग्स होती हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में। 5th पॉइंट होता है आर्चोकाइनेज इनहिबिटर्स। आर्चोकाइनेज इनहिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। रिलैक्सिंग द साइटोस्केलेटन ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड शेलिम्स कैनाल सेल्स। तो इसने क्या किया है? इसने ट्रेबिकुलर मेशवर्क और शलीम कैनाल की जो सेल्स हैं उनके साइटोस्केलेटन को रिलैक्स कर दिया। अब अगर रिलैक्स कर दिया तो जो कैनाल है, जो ट्रेबिकुलर मेशवर्क है, वो रिलैक्स हो गया, ओपन हो गया, जिसकी वजह से जो एक्वस आउटफ्लो है वो हमारा बढ़ जाएगा। फिर से देखते हैं कि रिलैक्सिंग द साइटोस्केलेटन ऑफ ट्रेबिकुलर मेशवर्क एंड शलीम कैनाल सेल्स, जिसकी वजह से रिड्यूसिंग सेल स्टिफनेस एंड इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो। जैसा कि मैंने बताया कि जब रिलैक्स हो गया साइटोस्केलेटन तो सेल की जो स्टिफनेस है वो कम हो गई। स्टिफनेस कम हो गई तो एक्वस का आउटफ्लो बढ़ जाएगा। एक्वस का आउटफ्लो बढ़ गया तो आईओपी डिक्रीज हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? रिपेसिडिल और नेटारसुडिल। रिपेसिडिल, नेटारसुडिल, आपको ड्रग्स याद करनी पड़ेंगी। आर्चोकाइनेज इनहिबिटर्स की 2 ड्रग्स कौन सी हो गई? रिपेसिडिल, नेटारसुडिल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या हुआ? साइटोस्केलेटन को रिलैक्स कर दिया ट्रेबिकुलर मेशवर्क और शलीम कैनाल सेल्स की, जिसकी वजह से सेल की स्टिफनेस कम हो गई और एक्वस आउटफ्लो बढ़ गया। एग्जांपल रिपेसिडिल, नेटारसुडिल, आर्चोकाइनेज इनहिबिटर्स खत्म। अगला है हमारा माइटोटिक्स। माइटोटिक्स कौन सी देंगे? माइटोटिक्स हमारी सबसे फेमस होती है पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन देना है एज अ माइटोटिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी की लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ओपन स्पेसेस इन ट्रेबिकुलर मेशवर्क। तो इसने क्या किया? सिलरी बॉडी की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और ट्रेबिकुलर मेशवर्क
के जो स्पेस है उसको ओपन कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारा एक्वस आउटफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। एक्वस आउटफ्लो इंक्रीज हो गया तो आईओपी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो माइटोटिक्स पिलोकार्पिन ने क्या किया, माइटोटिक्स किस पे वर्क करेगी, सिलरी बॉडी पे। ऑब्वियसली बात है कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा, हमारा जो आउटफ्लो है एक्वस का वो बढ़ जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स ऑफ सिलरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और ट्रेबेकुलर मेशवर्क का जो स्पेस है वो ओपन हो गया, जिसकी वजह से एक्वस आउटफ्लो तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा और आईओपी डिक्रीज हो जाएगी। अब है अगला लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। तो ये सारी ड्रग्स आपको याद रखनी है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो ये 6 ड्रग्स आपको लिखनी है, इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है और एग्जांपल लिखना है। इतना ही लिख करके आना है और आपको 5 में से 4.5 नंबर मिल जाएंगे। लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी कब करते हैं, जब आईओपी इज इनकंट्रोल्ड डिस्पाइट मैक्सिमल टॉलरेटेड मेडिकल थेरेपी। अब बंदे को सारी पूरी मेडिकल थेरेपी दे दी है उसके मैक्सिमम टॉलरेबल कंडीशन तक, लेकिन फिर भी आईओपी अनकंट्रोल्ड है। तो इसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन होता है लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। कैसे करते हैं, आर्गन लेजर से, ALT आर्गन लेजर या फिर डायोड लेजर DLT, ALT या फिर DLT करते हैं। एंड सेलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, 3 चीजें होती हैं, ALT, DLT और सेलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी SLT। तो ALT, DLT, SLT लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। तो लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी की इंडिकेशंस क्या होती हैं कि अगर हमारा आईओपी अनकंट्रोलेबल हो रहा है मेडिकल थेरेपी देने के बाद भी, मैक्सिमम टॉलरेटेड लेवल तक भी हमने अगर उसको ड्रग्स दे दी उसके बाद भी आईओपी अनकंट्रोल्ड है, तो सेकंड ऑप्शन होता है हमारा लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी, ALT, DLT और SLT करना पड़ता है। लास्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल थेरेपी। अब अगर हमने बंदे को मेडिकल थेरेपी भी दे दी, लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी भी करके देख लिया, लेकिन जो उसका आईओपी है अभी भी अनकंट्रोल्ड है, ग्लाउकोमा उसका करेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो लास्ट ऑप्शन होता है सर्जिकल थेरेपी। इंडिकेशंस क्या है, 3 इंडिकेशंस है। सबसे पहला अनकंट्रोल्ड ग्लाउकोमा डिस्पाइट मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी एंड लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी। दोनों ऑप्शन चूज करने के बाद भी अगर ग्लाउकोमा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हमें उसके बाद सर्जिकल थेरेपी पे जाना होगा। दूसरा होता है फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी एंड अनसुटेबल ALT। अगर मेडिकल थेरेपी फेल्ड हो गई है या फिर कोई ऐसी कंडीशन है कि हम ALT नहीं कर सकते हैं, उस बंदे को आइज में कोई भी दिक्कत आ रही है, पेशेंट को ALT सुटेबल नहीं है, तब हमें सर्जिकल थेरेपी की तरफ जाना पड़ता है। थर्ड होता है आइज विथ एडवांस डिजीज। अब अगर ऑक्यूलर मैलिग्नेंसी है या फिर कोई और डिसऑर्डर है तो हमें, जिसमें हम लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम उसको मेडिकल थेरेपी से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें सर्जिकल थेरेपी देनी पड़ती है। तो ये 3 इंडिकेशंस होते हैं। टाइप क्या होती है हमारी सर्जरी की, फिशलाइजिंग फिल्ट्रेशन सर्जरी, फिल्ट्रेशन सर्जरी कहते हैं इसको। अब ये सर्जरी का जो पार्ट है वो हमारे 9th वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 9th वीडियो में हम पूरी सर्जरी आपको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ से हमारा POAG कंप्लीट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग में आता है। सारी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसकी लिंक नीचे दी हुई है। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए आप कमेंट में बताइए, कोई इंप्रूवमेंट है तो आप कमेंट में बताइए। और अगर आपको अगला टॉपिक, कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर वर्क करूँगा और आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। प्लीज़ शो योर सपोर्ट, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।